हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक विद यूनिट 5 ऑफ एचआरएम। ये एचआरएम की आखिरी यूनिट है, तो इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एम्प्लॉय रिलेशन, डिसिप्लिन एंड ई एचआरएम। आई होप आपने अब तक की पहले की सारी वीडियोस देखी होंगी। नहीं देखी तो प्लीज उन्हें गो थ्रू करो। एचआरएम काफी इजी टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। आप एक जनरल टॉपिक है, इसमें आपको पता लगेगा कि कॉर्पोरेट्स के बारे में आप कैसे एक एचआर जो डोमेन के लोग हैं उनको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें फैक्टर्स होती हैं एचआर को जो फॉलो करनी होती है, या कैसे कॉर्पोरेट्स का एनवायरनमेंट होता है जो एक प्रोफेशनलिज्म आप कैसे फॉलो करते हो। तो चलते हैं अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले आता है हमारा एम्प्लॉय रिलेशन डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन जो है वो आपको हर जगह पे परफॉर्म करना होता है, चाहे आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आर्मी में हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहीं भी हो। डिसिप्लिन जो है वो रिक्वायर होता है, चाहे आपकी लाइफ में भी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है। क्योंकि अगर एक डिसिप्लिन आप डिसिप्लिन से चलते हो तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज कब कैसे करनी है। तो यही इसी चीज को आप ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हो, जिससे कि आपके हेल्दी रिलेशंस बनते हैं और आप ग्रो करते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉय रिलेशन कि क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कैसा रिलेशन है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो इन्हीं दोनों चलती है, आपके मैनेजर में और आपके बीच में कैसे रिलेशन है वो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस रेट कैसा रहेगा। अगर आप दोनों की नहीं, मान लो उन दोनों के बीच में नहीं बनती है, तो इससे क्या होता है भाई, आप अपने मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करोगे या उसको ढंग से वो भी आपको चीजें नहीं देगा, तो जो कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को हैम्पर करेगा नेगेटिव वे में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई आपका जो वर्क एनवायरनमेंट एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रहे, वर्क कल्चर रहे, लोग एक दूसरे को जाने पहचाने समझे, हेल्पफुल एक एनवायरनमेंट रहे कि भाई किसी की हेल्प की जरूरत है या किसी भी चीज का टीम वर्क कोलेबोरेशन चाहिए तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज मिलके करें। नेक्स्ट इसकी की एलिमेंट्स क्या आते हैं कि भाई आप कैसे एक एम्प्लॉय रिलेशन आप कैसे एक हेल्दी बना सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो भाई। सबसे बड़ा फैक्टर आता है ट्रस्ट फैक्टर, कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ट्रस्ट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करे, एक दूसरे को समझे जाने, एक अपनी बात कम्युनिकेट करे। अगर कोई भी चीज गलत हुई है तो उनसे फीडबैक ले, उसको समझे। ये नहीं कि लेट गो करें कि चलो ठीक है, ब्लेम गेम ना हो। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय की जो रिलेशन है वो अच्छे होते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने मैनेजर के साथ। नाउ वी आर मूविंग फर्दर, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन। देखो, जब आपका एम्प्लॉय रिलेशन अच्छा होता है तो क्या होता है, एम्प्लॉय को होता है उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, भाई उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। वो कहते हैं कि हाँ भाई, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वैल्यूएबल एसेट है। आप कहीं भी अगर आप जाते हो, ठीक है, चाहे आपके घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, अगर आपकी वैल्यू ना करी जाए तो आपका वहां जाने का मन ही नहीं करेगा, या आपकी कोई बात ना सुने तो आपको वहां जाने का मन ही नहीं करेगा। आप अच्छे से मतलब वहां पे नहीं रह पाओगे, नहीं सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे क्या इंपॉर्टेंस होती है एम्प्लॉय रिलेशन, हेल्दी रिलेशन बनाने की, कि भाई आपका क्या नाम है, जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा बढ़ाती है, एम्प्लॉय को एक मोटिवेट रखती है। नेक्स्ट हमारा आता है रिड्यूस वर्क प्लेस कंफ्लिक्ट एंड एब्सेंटिज्म। मतलब कि वर्क प्लेस पे कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी या फिर कंफ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, कि भाई वो जानते हैं कि भाई इन इन चीजों से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो जब एक दूसरे को लोग समझते हैं ना, तो वो ना एक दूसरे को ये देखते हैं कि हाँ भाई, अगर चलो इससे ये नहीं हो रहा तो मैं कर लेता हूँ या मैं इसकी हेल्प कर लेता हूँ। जिससे क्या होता है कि भाई कोई ब्लेम गेम नहीं होता है, कोई कंफ्लिक्ट अराउजल नहीं होता है। तो अगर आपके एम्प्लॉयर रिलेशन अच्छे हैं, आपके मैनेजर आपके बॉसेस के रिलेशन अच्छे हैं, तो क्या है, कंफ्लिक्ट नहीं होगा और एब्सेंटेरिज्म नहीं होगा। मतलब आप कभी मतलब बंक नहीं करोगे, मतलब ये नहीं कहोगे यार छोड़ना, मैं नहीं जा रहा आज ऑफिस में, बेकार है, ये है वो है। अब बहाने नहीं ढूंढोगे, अब बहाने नहीं ढूंढोगे वहां से गायब होने, आप कहोगे ठीक है भाई, मैं अपना कोई बात नहीं, अगर ये हो गया तो मैं अपने बॉस से, अपने मैनेजर से बात करके इसको ठीक कर लूंगा। नेक्स्ट है एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय रिटेंशन की, मतलब आपके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहेंस होती है, कि भाई वो अपने आप को एक वैल्यूएबल एसेट समझते हैं कि हाँ भाई, ये जो मेरी कंपनी है ये मुझे एक वैल्यूएबल एसेट समझती है, ये नहीं मुझे एक एज अ एम्प्लॉय नहीं, एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझती है, एक एसेट समझती है, लाइबिलिटी नहीं समझती कि भाई इसको पे करना है या काम नहीं करता। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो रिटेन रहते, रिटेंशन रहती है कंपनी के अंदर। वो कहता है कि हाँ भाई, मैं इस कंपनी के प्रति लॉयल रहूंगा, कि भाई आज ये कंपनी मुझे इतना कुछ सिखा रही है, इतना कुछ चीजें दे रही है, तो मैं भी इसके प्रति लॉयल रहूंगा। नेक्स्ट होता है एंश्योर लीगल कंप्लायंस एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। तो इससे क्या होता है कि भाई कोई भी लीगल इशू नहीं बनता है, एथिकल प्रैक्टिस चलती है, फेयर प्रैक्टिस चलती है, उन्हें फेयर वेजेस मिलते हैं, सब लोग कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। तो एक जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिलेशन अच्छे होते हैं तो क्या होता है, एक जो वर्क कल्चर के जिसे हम कहते हैं, वर्क कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक पॉजिटिव वर्क कल्चर होता है, एक
अच्छे वे में जो काम हो रहा होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ वी आर मूविंग फर्दर, डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस। अब हमने डिसिप्लिन के बारे में पहली बात की, डिसिप्लिन बेसिकली होता क्या है कि भाई डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन पर्सन हो, अगर आपको पता है कि भाई आपको एक डिसिप्लिन क्या होता है, ये नेचर में होता है भाई, और ये आपकी अपब्रिंगिंग स्टार्ट होता है कि भाई आपको पता है ये एक वेल मैनर्ड वेल स्ट्रक्चर आपको कैसे एक प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ रहते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आप क्या करोगे भाई, टाइम टू टाइम आप काम करके दोगे, डेडलाइंस को मीट करने से पहले आपका काम प्रोवाइड, आप बॉस काम प्रोवाइड करोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस फ्री रहोगे कि भाई मुझे कोई ये डेडलाइन आ रही है, मुझे पर ये काम जल्दी जल्दी करके देना है। तो ऐसी चीजें आप, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, ये सब चीजें अवॉइड हो जाती है, आप नहीं करते हो। तो क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉयज हमेशा मेंटेन रहता है। टाइप ऑफ डिसिप्लिन है पॉजिटिव डिसिप्लिन। अब जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन किसमें, कि भाई अगर आप अच्छे से काम करोगे, ये आपका एक्सेप्टिज्म जीरो है, या आप रेगुलरिटी से आ रहे हो, तो आपको आपके एम्प्लॉयर भी क्या करेंगे भाई, रिवॉर्ड देंगे, रिटेंशन देंगे कि हाँ भाई ये बंदा अच्छे से काम करता है, सब कुछ इसका अच्छा वर्क कल्चर है, सबसे अच्छे कोलैबोरेटिवली काम करता है, टीम वर्क बड़ा अच्छा है। तो उससे क्या होगा, आपको रिवॉर्ड एंड एनकरेजमेंट मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। अब प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन क्या होता है कि भाई आप जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ये बेसिकली थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक में आता है कि भाई आपको वार्निंग्स देते हैं, या आपको सस्पेंड कर देते हैं इतने टाइम के लिए, टर्मिनेट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं टीम से, या आपको कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग कर देंगे कि आपको खुद परेशान करने लग जाएंगे, तो आप खुद ही रिमूव कर दोगे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दोगे। तो ये क्या होता है आपका प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन, कि भाई आपको प्रोग्रेस आपकी आती रहे, कि आप उनको सीख सीख के और आगे मतलब थोड़ा टफ बनाते हैं आपको। नेक्स्ट आता है प्यूनिटिव डिसिप्लिन। प्यूनिटिव डिसिप्लिन मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर सीरियस वायलेशन की। अब इसका मतलब जैसे समझो कि भाई, जैसे अगर आप कहो कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन में गर्ल्स के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में ड्रंक होके आ रहे हो, या आप वीड वगैरह कोई जो ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये क्या है, एक स्ट्रिक्ट वॉयलेशन है कि भाई आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। या आप ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल्स के साथ कुछ खेल रहे हो, जैसे स्कैम, जो हर्षद मेहता स्कैम था, वो क्या था, एक सीरियस वॉल्यूशन को उन्होंने करा था ना। तो ये सब क्या है, एक प्यूनिटिव डिसिप्लिन क्या होता है कि भाई कभी भी कोई सीरियस वॉल्यूशन होता है, मतलब आप इंडस्ट्री के या अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो नहीं होना चाहिए, जो एथिकली बहुत ज्यादा रॉन्ग है, तो फिर उस पर क्या होता है, फिर उस पर फिर पूरी इंक्वायरी बैठती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेन ऑर्डर, एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। मतलब भाई आपके, अगर आप डिसिप्लिन में हो सब कुछ है, तो आपके जो टॉप लेवल से ऑर्डर्स मिलते हैं, या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कल्चर होता है, वो मेंटेन रहता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस चलता है, ट्रांसपेरेंसी चलती है, कि भाई सबको सबको पता है, ग्लास डोर रहता है कि क्या क्या चीजें हो रही है। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, ग्रीवेंस हैंडलिंग। अब जहां एम्प्लॉयज है, सब कुछ है, 10 लोग होंगे, किसी ना किसी को कोई ना कोई इशू तो हो गई। तो ग्रीवेंसेस क्या होते हैं भाई, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है ग्रीवेंस हैंडलिंग, क्योंकि अगर किसी बंदे की कोई भी ग्रीवेंस हैंडलिंग ढंग से नहीं हुई, ठीक है, तो वो सोचेगा कि भाई ये या तो मेरे बिहाफ पे नहीं काम कर रही है, या हमारे बीच में पार्शियलिटी हुई है, या ढंग से ये चीज नहीं है। तो ग्रीवेंस हैंडलिंग एक बहुत ही मेजर टास्क है कि जो एचआर को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एम्प्लॉय कंप्लेंट, कि भाई एम्प्लॉय का कोई भी इशू है, कोई कंप्लेंट है, मान लो उनको ऑफिस के रिलेटेड कंप्लेंट है कि भाई उनको पेड लीव हॉलीडेज नहीं मिल रही है, या ऑफिस का वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, या ऑफिस में जो एमेनिटीज होती है वो प्रॉपर नहीं है, तो उनको किससे चीजें कंप्लेंट है, क्या चीजें हैं जो उनको हैम्पर कर रही है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही, जो उन्हें एक्चुअल काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीवेंसेस, और उसको एचआर जो है वो हैंडल करते हैं। नेक्स्ट आता है नीड। इसकी जरूरत क्यों होती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, फेयरनेस रहे, और जो उनका मोराल है एम्प्लॉयज का वो बूस्टअप रहे, चार्ज अप रहे। अब ग्रीवेंस हैंडलिंग का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या करते हो, आइडेंटिफाई द ग्रीवेंस। देखो सिंपल सी बात है भाई, आप ये बहुत ही बेसिक है, हम उसको वैसे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हो भाई, आइडेंटिफाई करो कि भाई क्या एक्चुअल इशू है, क्या आपको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज अराइज हुई है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि एक्चुअल ग्रीवेंस या एक्चुअल कंप्लेंट क्या है, क्या इशू है। फिर नेक्स्ट होता है इन्वेस्टिगेशन, कि भाई आप उसके यहाँ पे कमेटी बिठाते हो, आप देखते हो कि भाई कौन कौन बोर्ड मेंबर है, या कौन कौन चीजें लोग आने चाहिए जो इसको हैंडल करेंगे, जो देखेंगे कि भाई इसमें उसकी डेप्थ तक जाएंगे कि हाँ भाई क्या एक्चुअल इशू था जिसकी वजह से ये चीज अराइज हुई है। नेक्स्ट होता है रेजोल्यूशन मीटिंग, कि भाई आप आओगे, बैठोगे, देखोगे कि हाँ भाई इसका क्या सोल्यूशन मिल सकता है। आप 4 लोग बैठते हैं, मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर इशू कोई एम्प्लॉय का मतलब है, या
बार बार कोई कंफ्लिक्ट अराउज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो उसकी डेप्थ में अब उसके जांच करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या रेजोल्यूशन निकल सकते हैं, क्या सॉल्यूशन इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई अब आप उस पर डिसीजन लोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे कि हाँ भाई ये जो इशू अराइज हुआ था, अब इसके ये हमने डिसीजन लिया और उसको अब इम्प्लीमेंट करना है ताकि ये चीजें इन फ्यूचर दोबारा से ना हो। और नेक्स्ट आता है फॉलो अप, मतलब उसको जब आप फॉलो अप कह लो, फीडबैक कह लो, कि जब आपने उसको इम्प्लीमेंट करा तो उससे क्या फॉलो अप आया, भाई ये चीज दोबारा से तो नहीं हो रही ना, या ऐसे ये जो फैक्टर जिस भी चीज से ग्रीवेंस हुई थी, जो भी कंप्लेंट्स थी एम्प्लॉयज की, वो दोबारा से तो अराइज नहीं हो रही है ना। अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड यूनियन चैलेंजेस। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडस्ट्री में एक ट्रेड यूनियन होती है, एक एम्प्लॉय यूनियन होती है, जो वो देखती है कि भाई बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज के हित में बात करती है, क्योंकि अगर मान लो एक बंदा अकेला जाके बात करेगा तो उसकी बात दबा दी जाएगी, टॉप लेवल से बात दबा दी देगा। बट अगर वही उसमें से एक लीडर उठ के बात कर रहा है, या 100 लोग एक साथ जाके बात कर रहे हैं, तो अपर मैनेजमेंट को वो बात सुननी पड़ेगी, बेशक उसका एंड रिजल्ट जो भी हो, बट कम से कम उनकी बात तो वो सुनेंगे। तो यूनियंस कई तरीके की होती है, एम्प्लॉय यूनियंस होती है, ट्रेड यूनियंस में इंडस्ट्रियल यूनियंस होती है, क्राफ्ट यूनियन होती है, जनरल यूनियन होती है, व्हाइट कॉलर यूनियन होती है। तो यूनियंस तो हर यूनियन क्या होता है कि भाई एक लोगों का समूह जो जाके अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ लीडर्स, ग्रुप ऑफ पीपल इन विच दे विल इनकलकेट और दे विल प्रेजेंट देमसेल्फ व्हाट दे एक्चुअली वांट, और क्या उनकी नीड है। तो सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन में क्या था, वर्कर्स फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, भाई सेम इंडस्ट्री के वर्कर्स आते हैं, एक अपनी इंडस्ट्री की यूनियन बनाते हैं कि भाई अगर हम हमारा सबको लगता है कि भाई ये एम्प्लॉयज के साथ गलत हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, भाई ये इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में ये गलत हो रही है, तो वो एक यूनियन बना के अपने फिर टॉप लेवल पे, या जो भी उस कमेटी का, उस यूनियन का जो भी उसका बोर्ड मेंबर होगा, उनके सामने प्रेजेंट करेंगे कि भाई ये इशू है, आप इसको खत्म करिए या इस कंफ्लिक्ट को हटाइए। नेक्स्ट हमारा था क्राफ्ट यूनियन। इसमें तो वर्कर्स विद द स्पेशलाइज स्किल। तो क्राफ्ट यूनियन क्या होता है कि भाई एक स्पेशलाइज स्किल्स के वर्कर्स होते हैं, जैसे आप फ्रीलांसर कह सकते हो, इन्फ्लुएंसर कह सकते हो, तो इनकी अपनी एक यूनियन होती है, ये इनका अपना एक ग्रुप होता है, ये उसमें अपने को प्रेजेंट करते हैं। अब हम जैसे बोले इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात करें, अगर इन्फ्लुएंसर भी एक, उसको हम कह सकते हैं कि उनके पास भी बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस होती है। तो अगर उनको लगता है कि भाई अगर लगता है कि भाई कोई बंदा गलत चीजें प्रमोट कर रहा है, बैटिंग प्रमोट कर रहा है, या कोई इलीगल चीज प्रमोट कर रहा है, तो एक एज अ यूनियन मिलके वो जा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भाई ये कंपनी इन्फ्लुएंसर से ये प्रमोट करवा रही है जबरदस्ती, तो आप इसको अवॉइड करो, इसको बंद कराओ। तो ये कहते हैं क्राफ्ट यूनियन, की भाई किसी भी स्पेशलाइजेशन स्किल्स के वर्कर, उनको अगर किसी में इशू आ रहा है तो वो उसको जाके सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट होता है जनरल यूनियन, मतलब ओपन टू ऑल एम्प्लॉयज, किसी को भी आके अपने कोई भी इशू है, किसी भी यूनियन के है, वो आके अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी प्रॉब्लम शोकेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट कॉलर यूनियंस। दिस इज मेनली फॉर मैनेजर एंड प्रोफेशनल स्टाफ, कि भाई जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं, जो कॉर्पोरेट से होते हैं, उनकी जो यूनियन होती है, वो अपने ग्रीवेंसेस होते हैं, जो भी उनको कोई चीज, नई चीज लॉन्च करनी होती है, या बेसिकली यूनियंस खाली ग्रीवेंसेस के लिए नहीं बनाई जाती है, यूनियन बनाई जाती है बेटरमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो अगर किसी भी यूनियन को लगता है कि हाँ उनकी, उनको अगर ये चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी तो उनसे इनका डेवलपमेंट होगा, उनको उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो वो ये चीजें अप्लाई करते हैं। तो ये मत सोचना कि यूनियंस खाली ग्रीवेंसेस के लिए होती हैं, या खाली प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट के लिए होती हैं। यूनियंस किसी भी चीज के लिए हो सकती है, अपने ग्रोथ के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, या अपने, उनको जो लगता है कि हाँ अब ट्रेंड को चेंज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यूनियन अपना काम करती है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहला तो भाई जब भी कोई यूनियन बढ़ती है तो भाई वो सीधा न्यूज में आती है, ठीक है। अब अगर कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी रिलायंस की बात करो, टाटा की बात करो, किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, अगर वहां पे ऐसे कंफ्लिक्ट होता है या धरने पे जो इम्प्लॉय बैठते हैं, तो उससे क्या होता है, कंपनी को बहुत नुकसान होता है। और इन बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, पॉलिटिकल एंगल भी होता है, इनको भी स्टेक होता है। अगर हम अडानी की बात करें तो उसका काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो क्या करता है, पॉलिटिकल जो पावर होती है वो उनको सरप्राइज कर देती है, वो उनको दबाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिटी। भाई देखो कई बार क्या होता है, भाई देखो हर हर यूनियन में हर तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। तो कोई कहता है कि अगर वो सब लोग नहीं सहमत होते हैं, या कुछ लोग उसमें से उसके अगेंस्ट होते हैं या फेवर में होते हैं, तो
वो फिर जब लैक ऑफ यूनिटी होती है तो फिर जो वो करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो नहीं हो पाता है। अगर मान लो कोई भी चेंजेस लेके आना चाहते हैं या कोई भी डेवलपमेंट लेके आना चाहते हैं, पर कई लोग होते हैं कहते हैं हम तो इसी में ठीक है, हमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, हमारी जॉब चली जाएगी या हमारा प्रमोशन रुक जाएगा या हमारा बोनस रुक जाएगा, तो वो क्या कहते हैं वो फिर उससे हट जाते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट को ये बोलने का मौका मिल जाता है कि भाई जब उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से लैक ऑफ जब यूनिटी होती है तो ट्रेड यूनियन ढंग से काम नहीं कर पाती है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल वीकनेस। अब देखो यूनियन है, वर्कर्स नहीं है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो वो टॉप लेवल के आगे कई बार हल्के पड़ जाते हैं। नेक्स्ट मेंबरशिप। अब लो मेंबरशिप मतलब एम्प्लॉयज ना हेजिटेट करते हैं कि भाई मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ। अगर मेरे बॉस को मेरे मैनेजर को पता लगे कि भाई मैंने ये यूनियन ज्वाइन कर लिया है तो वो मुझे कहीं निकाल ना दे या मेरा प्रमोशन ना रोक दे या मुझे भी औरों की तरह ना समझे कि भाई मैं ढंग से नहीं करूंगा या मैं भी उन्हीं की तरह हो जाऊंगा। तो लोग हेजिटेट करते हैं, या कोई फ्रेशर होता है तो वो ज्यादा हेजिटेट करता है, वो कई लोगों से पूछता है कि भाई ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा था इनफेक्टिव लीडरशिप। अब देखो कई बार क्या होता है भाई जो लीडर होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो उसकी वजह से पुअर मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है वो अपने इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पाते। जो उनको एक्चुअल में प्रमोट करना होता है, जो उन्हें एक्चुअल में अपने ग्रीवेंसेस शोकेस करने होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। नाउ वी आर मूविंग फर्दर फॉर EHRM एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो हर इंडस्ट्री में ही इलेक्ट्रॉनिकल या डिजिटली प्रेजेंस चीजें हो गई हैं, तो फिर HR इंडस्ट्री भी क्यों पीछे रहे। जब आपकी सेल भी ऑनलाइन होती है और आपका फाइनेंस तो पूरा पेपर पेन से नाउ कंप्लीटली शिफ्टिंग टुवर्ड्स योर कंप्यूटर लैपटॉप, तो अब HRM क्यों ना हो। ठीक है, तो HRM में क्या होता है भाई, अब जैसे हम बोलेंगे EHRM जो ये बेसिकली क्या वर्ड है, तो HR का बेसिक रोल क्या होता है, उनको सिलेक्शन करना, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनको रेम्यूनरेशन देना। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया है और डिजिटल हो गया है। जैसे कि अब कई HR जो होते हैं वो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जिससे उनको क्या होता है HR का भी टाइम बचता है और जो बंदा सामने वाला है उसका भी टाइम बचता है। इससे क्या होता है भाई HR जो है वो एक टाइप पे ज्यादा इंटरव्यूज देता है, ज्यादा लोगों को फिल्टर आउट कर देता है। या आपने वर्ड सुना होगा ATS। ATS क्या होता है, जो आपके रिज्यूमेस को फिल्टर आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए कोई भी जॉब के लिए वैकेंसी है और उसके अंदर 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो अब HR 10,000 रिज्यूमे तो पड़ेगा नहीं, या जो रिज्यूमे एक्चुअल में उसके लिए उस तक पहुंचने चाहिए या वो पहुंच नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ATS सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसके हम एक सेट पैरामीटर्स बनाते हैं कि भाई ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर जो रिज्यूमे आ रहे हैं उनको आप सेलेक्ट करो, बाकी को रिजेक्ट करो। तो ये क्या है, एक नया डेवलपमेंट हो गया ना। अब एक तरीके से HR की जॉब शिफ्ट हो गई ना भाई, उसमें से मान लो 10,000 में से 8,000 रिज्यूमे ऐसे थे कि जो बेकार थे, जो उसकी जॉब के स्किल सेट के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो अब कितना 2,000 रिज्यूमे बचे, 2,000 रिज्यूमे वो और ज्यादा फिल्टर आउट करेंगे। तो इस तरह से देखो ना कि मतलब 8,000 रिज्यूमे उनको पढ़ना, उनका कितना टाइम वेस्ट है, ये HR का भी टाइम वेस्ट है और ये आप ऑर्गेनाइजेशन का भी टाइम वेस्ट है। तो इसी कह रहे हैं कि अब इसी को EHRM और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। ठीक है, आपका अब सारा डाटाबेस ऑनलाइन रहता है। ठीक है, आपको पता होता है कब कौन एम्प्लॉय आ रहा है, कब कोई एम्प्लॉय जा रहा है, किस दिन वो लीव पे है, वो आज कहाँ से काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम ऑफिस काम कर रहा है, क्या उसने टास्क किया है। तो ये सब कुछ क्या है अब डिजिटली शिफ्ट हो गया है। अब अगर आप देखो पहले क्या था, प्रॉक्सी चलती थी कि भाई आज मेरी अटेंडेंस लगा देना या मैं ऑफिस नहीं आया, या स्कूल्स में भी कर दिया कि भाई मेरी प्रॉक्सी। बट अब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ERP आ गया, आपका थंब थंब के साथ आपका स्कैन कर दें तभी आपकी एंट्री एग्जिट होती है, आपकी आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करती है कि आप कितने ब्रेक लेते हो। तो ये सब क्या है, एक हर चीज का एक HR भी अब एकदम डिजिटली शिफ्ट हो गया। क्योंकि पहले लगता था HR का रोल तो बस क्या है, सिलेक्शन किया और घूमते रहते हैं ये, बट नहीं, अब HR का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया है, जिसकी वजह से HR की जॉब भी बहुत ज्यादा निकल रही है कि भाई हाँ आप कैसे HR की जॉब से आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा था ऑटोमेटेड पेरोल एंड लीव मैनेजमेंट की भाई अब ये नहीं कि भाई आपको इस दिन सैलरी का ये अब आपको सबको पता है भाई ये पर्टिकुलर डेट है, इस दिन मेरे ऑटो मैनेजमेंट मतलब ऑटो पे रोल पे आपकी सैलरी होती है कि भाई कंपनी डाल देती है अमाउंट, और जिसकी जितनी सैलरी होती है वो उसके हिसाब से उनको ERP सॉफ्टवेयर के थ्रू या बैंक के थ्रू वो डिसबर्स हो जाती है। नहीं तो क्लाउड बेस्ड HR सोल्यूशन की भाई क्लाउड बेस्ड HR के पास अब एक बटन पे मतलब उसके लैपटॉप पे सारे एम्प्लॉयज का डेटा है, उनको पता है कौन सा एम्प्लॉयज कहाँ है क्या कर रहा है, क्या स्किल सेट है। तो उनको जब भी किसी भी टॉप मैनेजमेंट को किसी भी
कोई नया वो लेके आ रहे हैं, मतलब कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो उनको पता है किस एम्प्लॉयज के पास कौन से स्किल सेट है जो इस रोल में सुटेबल होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेनिफिट ऑफ ई एच आर एम और ई एच आर एम एक्टिविटी। तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ ई एच आर एम पे आते हैं कि भाई इम्प्रूव एफिशिएंसी भाई एच आर की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी भाई, उनको पता है सारा काम अब ऑटोमेशन पे चला गया और पेपर वर्क तो सब खत्म ही हो गया, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सब कुछ पता है, आपके क्लाउड पे आपके ड्राइव पे सारे सॉफ्टवेयर सारा कुछ डेटा अपलोड है, आपको किसी का भी चाहिए आपको 1 मिनट के अंदर एक झटके में आपको सारा डाटा मिल सकता है। नहीं तो कॉस्ट सेविंग भाई आपको इतने सारे पेपर्स संभालने पड़ते थे या उनको देखना पड़ता था, उनके लिए आपका अलग से अलमीरा या जो भी स्टेशनरी यूज होती थी, बट अब क्या है आपका सारा काम लैपटॉप पे होता है, आपके ड्राइव पे होता है, तो ये क्या है एक कॉस्ट सेविंग ही तो है। नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो बेटर डिसीजन मेकिंग भाई आपको पता है कि पैरामीटर्स आपने अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखा, अपने एम्प्लॉयज ने अपनी परफॉर्मेंस डाली कि आज मैंने ये काम किया, तो आपको पता है कि कौन से एम्प्लॉयज कितना काम कर रहे हैं, और आप जो भी आपके केपीआईज यूज करके आप देख सकते हो कि भाई इस एम्प्लॉयज ने इस मंथ में इतना काम करा है, तो आपको पता है कि भाई ये इसका प्रमोशन होना है या नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई, एचआर भी कहीं से भी काम कर सकता है, उसको पता है भाई अगर कोई वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम ऑफिस काम कर रहा है और एचआर छुट्टी पे है या एचआर लीव पे, तो एचआर को भी अगर कोई जरूरत होगी वो सीधा बोल देगा भाई मुझे दिखा ये चीज है, ये चीज चाहिए, तो फ्लेक्सिबल काम हो रहा है, या उनको बोलो किसी को, मतलब चीजें उनको फ्लेक्सिबल पता है ना कि भाई किसके पास क्या काम है, क्या एक्सेस है, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ई एच आर एम। ई एच आर एम की एक्टिविटीज क्या है, ई रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की भाई। अब ई रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होती है भाई, ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग होती है, ठीक है, उनको पता है, उनकी मेल ड्राफ्ट होती है, सब कुछ मेंशन होता है और ऑटोमेशन पे काम चल रहा होता है। जैसे हमने पहले बीच में डिस्कस किया था ईआरपी सॉफ्टवेयर और एटीएस सॉफ्टवेयर, कि भाई एचआर को सिलेक्शन प्रोसेस में, हायरिंग प्रोसेस में इतना इशू नहीं होता है कि उनको सारी एप्लीकेशन सारे रिज्यूमे एक बार गो थ्रू करने पड़े। एटीएस फ्रेंडली होता है, रिज्यूमे आते हैं पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी में आते हैं और वो सीधा स्कैन करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो अब ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या है भाई, एम्प्लॉयज जो है वो अपना जो भी उनका काम होता है वो असाइन होता है, वो उसको अपलोड करते हैं कि हाँ भाई मैंने आज ये काम करा है या मेरा ये टास्क पे मैं काम कर रहा हूँ। तो एचआर को भी अप्रेजल के टाइम पे पता होता है कि हाँ भाई किसने कितना एक्चुअल में काम करा है, किसने कितना काम नहीं किया। तो जब अप्रेजल हो रहे हैं तो उनको ही पता है कि भाई अपना डिजिटली वो अपना अप्रेजल देखते हैं और उनको फीडबैक दे देते हैं। नेक्स्ट आता है ई कंपनसेशन मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड सैलरी एंड बेनिफिटिंग प्रोसेस। मतलब ई कंपनसेशन मतलब एचआर को पता है इतने इस डेट पे पैसे जाने हैं, एचआर को एम्प्लॉय को सैलरी जानी है, वो ऑटोमेटेड अपनी सैलरी उनको देते हैं और अपना बेनिफिट जो प्रोसेस है वो करते हैं। मतलब किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए या किसी को एचआरए चाहिए या किसी को लीव चाहिए, पेड लीव चाहिए या किसी का वेकेशन है, तो उसके लिए भी एचआर अपना ऑटोमेशन पे काम चलता है। नेक्स्ट हमारा ई लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ई लर्निंग डेवलपमेंट मतलब वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे जूम मीटिंग होती है या गूगल मीट होता है, तो आप कहीं पे भी कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, एचआर को कुछ भी चाहिए या कभी भी, जैसे हम सबसे बड़ा एचआर के लिए इशू होता था कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे। कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे एचआर को कैंपस जाना पड़ता था, वहां पे देखना पड़ता था, स्टूडेंट्स फिल्टर आउट करते थे, फिर उनके पास होता। बट अब क्या है, वो अपना गूगल मीट खोलते हैं, गूगल मीट या जूम मीटिंग जिस पे भी उनको ऑनलाइन अपना हेल्प करते हैं, वहीं पे सेट ऑफ कोर्स क्वेश्चनिंग होती है और अपना जितना जल्दी हो सकता है ऑनलाइन प्रोसेस खत्म करके क्लोज करके हायर, और नहीं करना हायर करना ही नहीं करना, सिलेक्शन रिजेक्शन प्रोसेस वो अपना कंप्लीट करते हैं। तो अब आपको इससे समझ आया होगा कि एचआर के एक्चुअल में रोल क्या है, क्या एचआर के एक्चुअल रोल है, क्या की बेनिफिट्स है। ये नहीं है कि एचआर खाली एक बहुत ही फ्री माइंड टास्क है, तो किसी को भी अपना करियर एचआर में डेवलप करना हो या कुछ भी करना, तो हमसे फ्री गाइडेंस भी ले सकते हैं। आपको इस पीपीटी का और जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और किसी भी इशू के लिए कोई भी आपका क्वेरी हो आप प्लीज हमें डीएम कर सकते हो या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।